नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पार्ट टू के अंदर। हम इसको डायरेक्टली शुरू करते हैं। हम डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की थ्योरीज, जिस तरीके से वेरियस डिफरेंट कंट्रीज ने, डिफरेंट मुल्कों ने अपने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की परिकल्पना के साथ इसमें काम किया है, इसको आगे बढ़ाया है। हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी बातें की इसके बैकड्रॉप को लेके, ओवरव्यू को लेके। और चलिए हम इसकी पहली थ्योरी जो है लिबरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, हम इस पर सीधे आते हैं। ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो 5 थ्योरी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉलिसी, मॉडलिज्म, इन सब पे हम बात कर चुके हैं। किस तरीके से वेस्टर्न इकोनॉमीज को शेप हुई और इन टर्न पूरी दुनिया को इन्होंने जो ज्ञान दिया है उसका कितना सार्थक रहा है, उसकी क्या उपलब्धियां, क्या वीकनेसेस, क्या लिमिटेशन, और सब पर बात करेंगे। चलिए हम पहली थ्योरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है पहले नंबर पे आती है आपकी लिबरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है आपकी, ये क्लासिकल या ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी इसको कहा जाता है। इसके प्रोपोनेंट्स जो हैं, इसके जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो इसमें रहे हैं, जे.एस. मिल हैं, एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हैं, माल्थस हैं। और मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि इसमें इन लोगों के बीच में भी आपस में, इन इकोनॉमिस्ट, इन बड़े नामों के बीच में भी आपस में भी काफ़ी विरोधाभास है, एक दूसरे से एग्री नहीं करते थे ये। लेकिन ये जिन 3 चीज़ों पे इन्होंने एग्रीमेंट दिया है, जिसके बाद ये लिबरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट अस्तित्व में आई, वो जो 3 बुनियादी चीज़ें थी वो थी आपका लैंड, लेबर और कैपिटल। यानी जो आपकी ज़मीन है, और जो आपका श्रम है, और जो आपकी पूंजी है। इन तीनों पर इनकी काफ़ी हद तक इनकी सिमिलैरिटी थी, जिससे इस थ्योरी को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लिबरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कहा गया। तो इसमें जो सबसे पहले जो होता है कि लेबर को माना गया, इन्होंने, इन तीनों, इन सब ने इसको, कि लेबर जो है वो एक तरीके से ओरिजिन होता है सारे इकोनॉमिक वैल्यूज़ का, और जो प्रोडक्ट होता है वो एक तरीके से आउटकम होता है लेबर का। श्रम का जो लेबर होता है, लेबर का जो आउटकम होगा वो आपका प्रोडक्ट होगा। तो इसको जो कहा गया है, तो जो अमाउंट ऑफ लेबर किस तरीके से ये डिटरमाइन करेगा, उस पर कितनी पूंजी लगे, कैसे वो पूंजी को एक्यूमुलेट करेगा, प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो किस तरीके से, और उन लेबर्स को या उन श्रमिकों को किस तरीके से वेतन दिया जाएगा, वेजेस दी जाएंगी, सारी चीज़ें जो डिपेंडेंट करता है, ये इस पर भी डिपेंडेंट करता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर कैसी है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ लेबर, स्किल्ड, अनस्किल्ड, और जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयर्स की वो किस तरीके की है। तो आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे, काफ़ी हद तक ये आज की इकोनॉमी की बात कर रहा है। कैपिटल सिस्टम एडवांस लेवल पे जो है, क्या हम वापस घूम करके इसी में जा रहे हैं, फिर ये मर्केंटाइलिस्ट की तरफ जो आगे बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों को याद रखना जरूरी है। जो पिछले 20 सालों के अंदर जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ी है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने इसको चेंज किया है, जिस तरीके से कॉमर्स में जो क्रांति आई है, जो एक तरीके से कम्युनिकेशंस में जो क्रांति आई है, उसकी वजह से शेप हुआ है। लेकिन आपको इन आधार बातों को भी समझना होगा, नॉट सिर्फ एग्जाम परस्पेक्टिव से, बल्कि एक समझने के लिहाज से भी। तो इन सारी लिबरल थ्योरीज की अगर हम बात करें, तो इनका एक अपना डेवलपमेंट प्रोसेस था, उसके इन्होंने कारक बताए, जो फैक्टर्स रहे हैं। तो इसको अगर हमें समझना है, तो हमें एक तरीके से लेना होगा एडम स्मिथ की लिबरल थ्योरी को। अगर हम इसमें देखें, जैसे रिकार्डो की भी रही है, माल्थुजिन की भी रही है, तो एडम स्मिथ की जो थ्योरी रही है लिबरल थ्योरी, उसके हिसाब से जो विकास है या डेवलपमेंट है, ये किस तरीके से ग्रोथ ऑफ प्रोडक्ट्स की है। और ये डिपेंड करता है, एक फिनोमिना है कि जिसको डिवीजन ऑफ लेबर पे आधार है। यानी डिवीजन ऑफ लेबर किससे जुड़ा है, एडम स्मिथ से। तो चाहे आप नेट के एग्जाम की तैयारी करें, यूपीएससी में जाए, तो आपको बारीक फर्क समझना आना चाहिए वेरियस थ्योरिस्ट का। तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है, ये डिपेंड करेगी आपका इन टर्न कि मार्केट कैसा है, उसका साइज क्या है, उसको, और वो जो है वो आपका इन टर्न उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन का लेवल क्या है। तो आपको इन तीनों को देखें, बिल्कुल क्रम में आ रही हैं तीनों चीज़ें। तो इसके बाद जो है एडम स्मिथ ने इसको कहा, इसको कुछ ज़्यादा लेके क्लियर थिंकिंग नहीं रही है, उनके जो विचार थे, तो एक तरीके का विशियस सर्किल, जैसे मैंने आपको कहा, क्रम से आ रहे हैं ये, यानी कि विशियस सर्किल की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो डिस्कस किया था, जो डिटेल्स थी, किस तरीके से पूंजी की एक तरीके से उसका एक्यूमुलेशन किया जाए या उसको इकट्ठा किया जाए, और किस तरीके से विकास में उसको, विकास को अग्रसर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। तो उनका कोर इस चीज़ पे रहा। तो इन्होंने कभी डीपली इस पे बात ज़्यादा नहीं की, और इम्पोर्टेंस इन्होंने जो टेक्निकल फैक्टर्स जो थे, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं या बढ़ाते हैं, तो ये इस पर थोड़ा कम ही गए या ना के बराबर गए। इसके बाद रिकार्डो की जो मेन थ्योरी है, वो आपके वेजेस को लेकर आती है। जैसे मैंने आपसे कहा, जो श्रम में श्रमिक है, जैसे लैंड, लेबर एंड कैपिटल, तो लेबर जो है उसको लेकर के काफ़ी हमेशा से विवाद रहा है। मार्क्सियन थ्योरी पूरी उस पर बैठी है, हम उस पर भी आएंगे। तो रिकार्डो की जो थ्योरी रही है वेजेस को लेके,
और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो थ्योरी ऑफ रेंट को लेके है। तो रिकार्डो का जो थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट है या जो उनका विकास की जो इन्होंने जो अपनी एक संरचना और रची, जिस तरीके से इन्होंने बताया, ये बिल्ड करती है या ये इस पे खड़ी है, जो उसका कोर है वो वेजेस है और थ्योरी ऑफ रेंट पे है। तो इसको अगर हम आगे लें तो ये जो उन्होंने कहा कि जो लो क्वालिटी सरप्लस लैंड होता है एक तरीके से उसको भी यूज किया जा सकता है, उसका भी रेंट बढ़ाया जा सकता है। तो इनके हिसाब से सीधे सीधे कि जो राइज होगा आपके वेतन में या वेजेस के अंदर, वो प्री सपोज करेगा आपकी कैपिटल एक्यूमुलेशन को। तो ये क्वेश्चन अगर आता है ये किसने कहा था, तो आप डायरेक्टली उसको रिकार्डो पे टिक करेंगे। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। तो राइज ऑफ वेजेस जो है ये प्री सपोज करता है कैपिटल एक्यूमुलेशन को। तो यानी कैपिटल एक्यूमुलेशन की जो पहले है वो वेतन की बढ़त है उसमें, या उसकी जो घटत है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो इनका एक तरीके से इनका रिलेशनशिप रिकार्डो ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। तो इसके बाद जो बिलीव करते हैं कि जो जमीन का मालिक होता है या जो ओनर होता है या ओनर क्लास कह लीजिए उसको, तो एक तरीके से एक बर्डन की तरह देखा इन्होंने उसको सोसाइटी के ऊपर। और ये बर्डन जो था उन्होंने ये कहा कि इट कुड बी रिड्यूस्ड, इसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है अगर फ्री इंपोर्ट्स कर दिया जाए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का। तो फ्री इंपोर्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का किसने कहा, रिकार्डो ने कहा। तो आपको ये बारीक बारीक समझेंगे तो आपको जो नेट के एग्जाम हो या यूपीएससी में, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ मिल जाएगी। तो इसी के बाद जैसे थ्योरी अगर हम इसको आगे और बढ़ा दें, तो रिकार्डो का ये भी कहना था कि जिस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होती है या जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसी तरीके से इंक्रीज इन कैपिटल और प्राइसेस ऑफ फूड, यानी कि प्राइसेस ऑफ फूड का यहाँ पर मतलब है कि महंगाई की तरफ भी इनका साफ इशारा है, और इंक्रीज ऑफ कैपिटल की तरफ भी इनका साफ इशारा है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन या जनसंख्या बढ़ती है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारे थ्योरिस्ट पे बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। मैं काफ़ी सारे थ्योरिस्ट कवर करूंगा, और जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं लेक्चर्स में क्या होता है, तो आप इसको एक क्रम बाई क्रम आप भरोसा रखें, मैं आपको मंजिल तक ले जाने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके बाद जो है, जो राइज है प्राइसेस का, वो लीड किसको करेगा आपको, जगह अगर इसको हम क्रम से लें तो वो आपकी वेजेस को बढ़ा देगा। यानी कि जो प्राइसेस, यानी कि इन्फ्लेशन का एक तरीके से मूक समर्थन है यहाँ पे, जो बाद में फिलिप्स कर्व की तरफ भी जो फिलिप्स ने है जो उसको एक तरीके से यहीं से उठाया है। तो इस तरीके से आप इसको कह लें कि जब राइज इन प्राइस होगा उससे ही वेतन बढ़ेगा। यानी कि इसको अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ने, या इवन मुझे याद है शीला दीक्षित ने भी एक बार कहा था, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही है दिवंगत, उन्होंने कहा था कि थोड़ी महंगाई तो अच्छी होती है। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, उससे आपका रोजगार बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। तो ये जो सोच है ये बेसिकली रिकार्डो से आ रही है। तो इन्होंने जो राइज किया था, जिस तरीके से वेतन को डिटरमाइन किया, एक तरीके से कैपिटल को जो बिगर प्रोपोर्शन है, इसमें इन्होंने यूज ऑफ मशीनरी की ज़्यादा बात की थी। अभी देखिए डेविड एडम्स में से थोड़ा सा डिफरेंस आ गया यहाँ पर। तो इन्होंने मशीनरी जैसे ही एंटर करती है तो कंपटीशन हो जाता है लेबर के, श्रमिकों के और मशीनों के बीच में, या पावर के बीच में, जिसको एक्सप्लॉइट कौन करेगा, जो ओनर होगा, यानी इंडस्ट्रियलिस्ट या कैपिटलिस्ट जो होगा। तो जैसे जो मोर वेजेस होगी, राइज होगी वेजेस में, तो ये एम्प्लॉयमेंट की तरफ आगे जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मशीनरी या इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी आ जाएंगी तो आपके वेजेसों पे संकट आना तय है। अब इसी तरीके से देखिए, जैसे मशीनें आपसे मांगते नहीं है, वन टाइम इंस्टॉलेशन आप कर दीजिए। आप देखेंगे किस तरीके से, मैं एक बार लेक्चर सुन रहा था सोलोव जी का, तो उन्होंने ये कहा था कि आप देखें किस तरीके से पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें जो लेबर था, जैसे रेलवे स्टेशन पे आपके अब ये ऑटोमेटिक टिकट मशीन आ गई हैं सब कुछ, तो आपने मशीनरी पे कर दिया, उनको वन टाइम इंस्टॉलेशन में आपका खर्चा आएगा, उसके बाद वो काफ़ी हद तक आपको फ्री में सेवा देने वाली है। तो अगर आप 10 साल 15 साल में उनका कलेक्टिव निकालोगे रेंज में, तो आपको ऑलमोस्ट फ्री पड़ जाती हैं। तो इस वजह से इन्होंने टेक्नोलॉजी की तरफ ये ज़्यादा गए। तो उसमें एक बैलेंस बनाने का प्रयास हर सरकार का रहा है, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो चाहे वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हो। तो चलिए वापस रिकॉर्डो पे आते हैं, तो इन्होंने इनोवेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी बात की है। तो जो एम्प्लॉयमेंट था मशीनरी का, एक तरीके से इन्होंने डिफेंस ऑफ कैपिटल क्लास ने उसको एक तरीके से डिफेंस में इन्होंने उसको एक डिफेंस किया, उन्होंने उसको बचाया है। और इन्होंने कहा है कि राइज इन लेबर ऑफ वेजेस ऑफ लेबर पे इन्होंने साफ साफ इशारा किया है। तो इसका जो अगला जो इसका रिजल्ट निकला वो ये निकला कि जिस तरीके से वेजेस राइज हुए उससे जो है लेबर को बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन उससे लैंड ओनर्स को बेनिफिट हुआ, जिसको इन्होंने पहले एक तरीके से बाधक भी माना है। तो आप समझिए कि रिकार्डो किस तरीके से सोच रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जिस तरीके से सप्लाई जो फूड है वो अब बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कंट्रोल आ गया। अब इसी को आप देखें, जो हमारे यहाँ अगर हम कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं, क्या हम ये उन्हीं चीज़ों को वापस घुमा के नहीं ला रहे हैं।
तो आप इसको एक पैरेलल ड्रॉ करें। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, लेकिन जो थॉट प्रोसेस है, जो सोचने का क्रम है, आप उस पे गौर करें। तो टेक्निकल प्रोग्रेस जो है एक तरीके से ये रिप्लेस कर देगी आपकी मैन पावर को, और प्रॉफिट देगी और सरप्लस इकोनॉमी की तरफ आपको बढ़ा देगी। तो ऐसा बिल्कुल साफ कहना है रिकार्डो जी का। इसके बाद अगर हम माल्थुसियन की बात करें, जो ये काफ़ी पॉपुलर है, प्रिंसिपल ऑफ, इसमें तो किशोर कुमार जी ने गाना भी बना दिया था, किस तरीके से उनको था, ये बहुत फेमस है, आप इसको देखिएगा। और जो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ माल्थुस माल्थस की है, इन्होंने इस तरीके से ये कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन है, यानी कि जैसे जैसे किसी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो जो ग्रो करेगी उससे इंक्रीज हो जाएगा वर्क वेजेस में वर्कर्स की, तो इंक्रीज ऑफ वर्कर्स होगा, उससे और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। और जैसे जैसे लैंड और पॉपुलेशन रेशियो होगा, ये फेवरेबल रहेगा प्रोडक्शन को, वेजेस को, और प्रॉफिट जब हाई होंगे। लेकिन जब इस रेशियो को आप डिस्टर्ब करेंगे तो लो क्वालिटी ऑफ लैंड यूज होगी, वेजेस उसमें गिर जाएंगे, सबसिस्टेंस लेवल आ जाएगा, और उसके बाद जो रेंट्स होंगे उसकी जो टेंडेंसी होगी वो लो कर जाएगी। तो ये आप इसको क्रम समझें, क्वेश्चन इसको घुमा के ही पूछा जाएगा। अगर आपको लगे नहीं मैथ्स तो कह रहे थे, तो बहुत ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उस तरीके से आपके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। तो ये काफ़ी हद तक रिवर्स भी हुआ है, लेकिन आप माल्थस का जो सोचने का तरीका है उस पर ज़्यादा पकड़ रखें। तो अगर ये रेशो जो डिस्टर्ब होगा, उससे जो होगा लैंड की क्वालिटी खराब आएगी, लैंड की क्वालिटी खराब आएगी तो वेजेस डिक्लाइन करेंगे, फिर सबसिस्टेंस लेवल आ जाएगा, क्योंकि रेंट्स की जो टेंडेंसी है वो लो की तरफ जा रही है, जो बाद में उल्टी पाई गई है। अब इसको आप देखें, अगर आप रिसेशन का आधार माने, जो सब प्राइम क्राइसिस आया था वहां पर एक तरीके से उन्होंने माना था कि हाउसिंग के प्राइस तो कभी गिरेंगे नहीं, लेकिन वो ऐसे कोलैप्स हुए, उनके जो रिपोर्ट्स हुई, उसके बाद एआईजी का जो रोल रहा उसमें, उसके बाद जो चाइनीज कंपनी ने बल्क में खरीदे, जो रेटिंग एजेंसियों का रोल रहा, उसने पूरा का पूरा एक रिसेशन लाके रख दिया। वो सब प्राइम मॉर्गेज से ही शुरू हुआ था, लेमन ब्रदर्स से भी हुआ था, लेकिन उसमें जो कारक बने थे वो सब प्राइम था। तो ये किस तरीके से आधार जा रहा है, तो इंक्रीज इन प्राइसेस, फिर उसके बाद वेजेस, तो ये राइज करेंगे, तो इस तरीके का ये सर्किल चलता रहेगा। तो उन्होंने काफी ओवर सिंप्लीफिकेशन है इसमें, लेकिन बात तो आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद जैसे हम थ्योरी की बात करें, जेएस मिल जी की बात करें, तो इनकी जो थ्योरी थी ये बेस थी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के ऊपर, यानी विकास जिस तरीके से चल रहा है उस पर। तो इनके जो प्रैक्टिस थी, जैसे रिकार्डो के एक फॉलोवर हुआ करते थे, तो उन्होंने इस थ्योरी को हाईलाइट किया, उस प्रॉफिट को फिर उन्होंने प्राइम मूवर ऑफ सोशल प्रोग्रेस तक कह दिया, यानी कि जो प्राइम है, यानी कि जो केंद्र में है, जिससे सोशल प्रोग्रेस हो रही है, उसको इन्होंने प्रॉफिट बता दिया। तो बाद में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज का आधार भी बना कि प्रॉफिट की तरफ जाएंगे तो एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज होंगे, प्रॉफिट बनाएंगे, वहां से उससे फिर ओवरऑल सिस्टम जो होगा वो डेवलप हो जाएगा। ये अंडर डेवलपमेंट थ्योरी में भी लुइस को जब हम पढ़ेंगे तो ट्रिकल डाउन थ्योरी से क्या इसकी कोई सिमिलैरिटी है या कोई आधार बनता है, हम उस पर भी विवेचना करेंगे। तो जो प्रॉफिट होगा एक तरीके से थ्रेट है ऑपरेशंस को, राइजिंग वेज जो लेबर की हैं और राइजिंग जो रेंट्स हैं, एक तरीके से ये कैपिटल फॉर्मेशन बनाती हैं, और जिस तरीके से फंडामेंटल फीचर ऑफ डेवलपमेंट है, ये इससे खतरे में आता है। यानी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए लो वेजेस होने चाहिए, रेंट्स कम होने चाहिए। तो आप देखेंगे किस तरीके से सोच आगे बढ़ी है विकास के नाम पे। अगर हम इन सब का एस्टिमेट कर दें, अगर लिबरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट का, जैसे जी.ए. मायर का है, रॉबर्ट ई बर्गमन की जो किताब है, ये क्लासिकल किताब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको इन्होंने इसको काफ़ी क्रिटिक किया। इन्होंने कहा कि मोस्ट क्लासिकल थ्योरी थे, इन्होंने जो एनवायरनमेंट था उस वक्त का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, किस तरीके से विकास उसमें ग्रेजुअली होगा और एक परफेक्ट कंपटीशन उसमें माना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसको ओवर सिंप्लीफाई किया था। परफेक्ट कंपटीशन चीज़ जैसी होती नहीं, लेकिन उन्होंने माना कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, सारी जो मशीनरी होगी वो वेल एक इकोनॉमिक मॉडल की तरह फंक्शन करेगी। तो इसके आधार पे इन्होंने डायनामिक एग्रेसिव सोसाइटी की तरफ इन्होंने बात की, जिसको लेकर के क्लासिकल थिंकर्स को एक तरीके से इसमें डायनामिक एग्रीगेटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहा गया। तो आपको ये याद रखना होगा, डायनामिक एग्रीगेटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, लिबरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्रिटिक कहाँ से आया, जी.एम. मायर का, रॉबर्ट ई बल्किन का। तो इनको देख करके आप इसको आधार बनाएंगे। चलिए हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।